स्टार्ट करते हैं बेटा एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चे? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्या नाम है भाई चैप्टर का? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन कवर होंगे बेटा इसके अंदर 128 से लेके बेटा कहां तक? 138। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था डिविडेंड, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 123 से, और उसका लास्ट सेक्शन कौन सा था? 127। तो बच्चे ये जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी है सेक्शन 128 से लेके 138, और हर चैप्टर में क्या भी पढ़ने होते हैं हमें बेटा? रूल्स। तो यहां पे भी अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़े बेटा, चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल लगता है बच्चों को बेटा, लेकिन इसको आसान बनाने का एक तरीका बताता हूं। इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसे 4 चैप्टर समझ के पढ़ना, आपको ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा। कैसे बच्चे? एक सेपरेट सेक्शन होगा 135, इसको कोई भी बच्चा इसे अकाउंट्स ऑफ कंपनी का पार्ट ना बना के इसे एक सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सेक्शन 135 को इससे अलग कर देना, ये चैप्टर की तरह पढ़ना। एक बच्चे सेक्शन आता है आपका सेक्शन 132 और 133 भी इसके साथ ही ले लेते हैं। नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो इसको भी अलग तरीके से पढ़ना है। और बाकी जितने भी सेक्शन बचते हैं बेटा वो आपको सेपरेटली करने। अगर आप इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक साथ तीनों को पढ़ने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई एक कंसेप्ट खराब हो जाएगा। तो ये सेपरेट चैप्टर बना देंगे हम। इसका नाम क्या होगा बच्चे? सेक्शन 135 CSR। सेक्शन 132 और 133 के अंदर बेटा नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें बेटा। सेक्शन 128 किसकी बात करता है बेटा? सेक्शन 128 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। अब एवरी कंपनी का मतलब क्या? प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड। एवरी कंपनी मे या सेल, प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी को 3 चीजें बनाना मैंडेटरी है, और कहां पे रखना है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और आप सभी को पता है सेक्शन 12 क्या बोलता है बच्चे? एवरी कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज उसका रीजन भी पता चल रहा है कि हर कंपनी 3 चीजें प्रिपेयर करेगी और कहां पे रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कौन सी बेटा? एक है बुक्स ऑफ अकाउंट, एक है बुक्स एंड पेपर। सभी बच्चे बताएंगे मुझे शिव बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स एंड पेपर, और एक तीसरा क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी 3 चीजें बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलिवेंट, यानी यहां पे बोल दीजिए बुक्स एंड पेपर, और तीसरा क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे तीनों का डिफरेंस बताओ। बुक्स एंड पेपर ये आपको ना किसके अकॉर्डिंग बताने हैं मुझे सारे बातें? एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बच्चे ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तीनों वर्ड को समझो। मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता होता है, इंटरव्यू में पूछ ले बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या फर्क होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो चलो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आप बता सकते हो। तो हर कंपनी को 3 चीजें बनानी है। 1 बाय 1 जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे देखना बेटा, अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या क्या आता है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में? बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ। 4 चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है, 4 चीजें आती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने, इसका मतलब, इसका ये क्या मतलब है बेटा? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड, यानी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है एज पर कंपनीज एक्ट। और ये कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 13। बुक्स ऑफ अकाउंट की कहां डेफिनेशन दे रखी है? 2 क्लॉज 13। इंक्लूड रिकॉर्ड मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ। बुक्स ऑफ अकाउंट में किसके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं? कौन से इंक्लूड करेंगे रिकॉर्ड? रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, सेल एंड परचेज।
ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी में पढ़ते हो ना, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहां क्या करा बेटा, जितनी भी सेल परचेज है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो चाहे सर्विस, वो भी आएगी बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड। फिर क्या बोला बेटा, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। और लास्ट क्या बेटा, आइटम ऑफ कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148। बेटा कुछ ना आपने पता नहीं सुना है नहीं, कोस्ट रिकॉर्ड या कोस्ट अकाउंट भी बोल देते। आपने कोर्स सुना यहां पे बेटा, ध्यान से सुनो, आपका खुद की बात करें बेटा, सीएमए की, सीएमए कौन सा ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट। अब ये सीएमए जब कॉस्ट ऑडिट करता है बेटा, आप बताओ सब, कॉस्ट ऑडिट किस चीज का होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड। यानी ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, कॉस्ट अकाउंट है, इनका क्या करता है सीएमए, कॉस्ट ऑडिट। सीए क्या करता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है। सीएस क्या करता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो कह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं बेटा, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, तो ये सब क्या करें, ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड है ना बेटा, ये भी किसका पार्ट होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको कुछ ना बेटा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड। कौन से सेक्शन में, 148। आगे बेटा इस सेक्शन आने वाला है, कॉस्ट ऑडिट का एक 148 डिटेल में सेक्शन बताऊंगा, वहां से और आपको क्लैरिटी मिलेगी कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होते हैं, कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, 4 चीजें बताओ जो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड होगी। इन रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, सेल परचेज, एसेट लाइबिलिटी, आइटम ऑफ कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148। और 148 में क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑडिट। और इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन 148 है। और किस चीज का बेटा कॉस्ट ऑडिट किसका होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड। तो ये जो आपने बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी नहीं बनाती, बड़ी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाती है, तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड भी किसका पार्ट होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने क्या बताया, हर कंपनी 3 चीजें बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया। नेक्स्ट एक और वर्ड बताया था मैंने, कौन सा, बुक्स एंड पेपर। कोई बताएगा बुक्स एंड पेपर में क्या क्या आते हैं, ये सब चीजें आती। बुक्स एंड पेपर कहां डिफाइन है, 2 क्लोज 12। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक्स एंड पेपर आर सेम। तो आप बताना, बुक्स एंड पेपर इज ए वाइडर टर्म, बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बेटा आपकी डीड, जो मॉर्गेज डीड, पार्टनरशिप डीड, वाउचर या कोई भी राइटिंग में डॉक्यूमेंट, मिनट्स या स्टैट्यूटरी रजिस्टर, चाहे वो मेंटेन हो पेपर फॉर्म में और चाहे किस में मेंटेन हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हर कंपनी 3 चीजें बनाएगी, क्या क्या बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, और तीसरा क्या बताया मैंने बेटा, अब ये देखता हूं कौन बच्चा बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूं। हाँ भाई, कौन बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा। अभी यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, कंपनी एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां डिफाइन है, 2 क्लोज। डेफिनेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 5 चीजें आती है बेटा, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, अगर कुछ चेंज हुआ है तो ही पैनी, और नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू, तो कितनी चीजें बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है, 5 चीजें, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। लेकिन कुछ कंपनी को रिलैक्सेशन है, 4 कंपनी को रिलैक्सेशन है जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इनको क्या रिलैक्सेशन है बेटा, ये चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए और या ना बनाए। तो इन 4 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अपनी मर्जी से बनाना चाहे मोस्ट वेलकम। तो मुझे जल्दी से बताओ, पहले बात समझ में आई नहीं। हर कंपनी, सेक्शन 128 क्या बोलता है, हर कंपनी प्रिपेयर करेगी और कहां पे रखेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे 3 चीजें, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन 2 क्लोज 13, बुक्स एंड पेपर
2 क्लोज 12, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लोज 40 फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये तीनों चीजें हर साल बनानी है बेटा, विच गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। जो क्या देगी बेटा? ट्रू एंड फेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस। और इससे क्या पता चला? अगर किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिस या ऑफिस है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, तो ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। ब्रांच के भी क्या बनेंगे? और अगर मेरी ब्रांच चाहे इंडिया में हो चाहे ब्रांच आउटसाइड इंडिया में हो, ब्रांच को भी क्या बनाने हैं बेटा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब क्वेश्चन ये है बेटा, कोई बच्चा बताइए ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? बेटा एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, लेकिन उसे एग्जामिन कौन करता है? ऑडिटर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर अपनी क्या बनाता है? ऑडिट रिपोर्ट। क्या बनाता है? और फिर जब उसे लगता है कि बेटा ऑडिटर अपने ओपिनियन देता है, वो मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। थोड़ी ऑडिट वाली बातें कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट किसका होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है सीए से, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर। उस कंपनी का नेचर क्या है, साइज क्या है, टर्नओवर क्या है। हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और सीए उसका क्या करती है बेटा? ऑडिट। और ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देगा, राइटिंग में देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। हमें समझाना क्या चाहता हूं यहां पे, एक ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, ये वर्ड सुना आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएमएस, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल भैया ऑडिटर आपको पता है बेटा कौन सा ओपिनियन देता है? ऑडिटर बेटा मुझे बताओ कौन सी एश्योरेंस देता है? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? ऑडिटर तो आपको क्या देगा? रीजन। एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, तो ऑडिटर क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसको किस बेसिस पे बोल पाता है ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू? तो क्या बेस होता है जिसके बेसिस पे वो ये बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। कैसे? वो कह रहा है कि जो उसने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किए वो कैसे मिले? प्रोसीजर लगा के। अब उसमें भी बेटा ध्यान से सुनो, वो पता कब बोल पाता होगा ये बातें? जब वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एज पर सेक्शन 129 बने। हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129, कि मैंने ना देखा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के अकॉर्डिंग बने हैं। सर 129 के अकॉर्डिंग मतलब कि मैंने देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन है वो एज पर शेड्यूल 3 है। मैंने देखा कोई अंडर ओवर वैल्यूएशन मुझे नहीं नजर आई, मुझे इनके बुक्स ऑफ अकाउंट सही नजर आए, मुझे इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत सही नजर आया। इसके बेसिस पे मैं क्या कह रहा हूं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। छोटी मोटी गलती हो सकती है पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो कर रहे हैं बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैं 128 सबसेक्शन 1 में ज्यादा ना बोल के क्या कहना चाहता हूं, हर कंपनी 3 चीजें प्रिपेयर करेगी और कहां पे रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब बनाएगी? फॉर एवरी। और जो क्या देंगे बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंक्लूडिंग, अगर किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस या ऑफिस है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे। क्लियर? और आप सभी को पता है बच्चा 3 प्रिंसिपल अकाउंट्स मेंटेन करते समय सिर्फ टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, जिसे बच्चों को बताता है नरेशन। ये कहां से आया कंसेप्ट? एज पर सेक्शन 128, एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस। और तीसरा बेटा आपको डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते समय 3 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे आता है बच्चा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ बेटा, इन जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कहां पे रखते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस। इन जनरली कहां पे रखे जाते हैं बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस। 128 सबसेक्शन 1 में अभी देखा। क्या कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी अदर प्लेस पे इंडिया में मेंटेन कर सकती है? जरूरी है क्या रजिस्टर्ड ऑफिस पे करे? लेकिन पेपर में बेटा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, हमारी कंपनी गोवा में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहती है, कर सकते हैं? नहीं, गोवा भी इंडिया में ही है। कहीं गरीब मेरे जैसे बेटा उनको लगता है कि पता नहीं बाहर तो नहीं है, ये जा नहीं पाते। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कंपनी बेटा इन जनरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहां मेंटेन करेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस। ये तो जनरली है, लेकिन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, यहीं पे पेपर में गलती करेगा, वो इंडिया ना लिख के आउटसाइड इंडिया बताएगा। एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज बोर्ड में बी डिसाइड। बस 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए बेटा, आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी अदर प्लेस पे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। 2 कंडीशन क्या है बेटा? पहले आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बुलानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग। और उस बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजुलेशन। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन पास कराओ। एजेंडा क्या है बोर्ड मीटिंग का? कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां पे रखना चाहते हैं? अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग। और जैसे ये डिसीजन लिया गया बेटा, कंपनी किसको इंटीमेशन दे दे बेटा? कंपनी इंटीमेशन देगी आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। 7 दिन कब से? जब से आपने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया। कंपनी इंटीमेशन देगी आरओसी को एक नोटिस के साथ, और क्या भी देगी बेटा? फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। और कौन से फॉर्म में बचे? एओसी 5। चैप्टर का नाम ही क्या है? अकाउंट ऑफ कंपनी। तो फॉर्म भी कौन से नाम से आएंगे इस चैप्टर में? एओसी 5। पहली केस स्टडी कंप्लीट, जहां पे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जानबूझ के तुम्हें क्या बोलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी। क्या आउटसाइड इंडिया की बात की थी? विद इन इंडिया? विद इन इंडिया। बेटा यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है या नहीं किसी को? पक्का? अभी लास्ट में देखेंगे बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक एंड पेपर मेंटेन इन। अगर कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट किस मोड में भी मेंटेन कर सकती है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। और जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करेगी तो रूल 3 कंप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल कंप्लाई करना पड़ेगा? रूल 3, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। तो अगर एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर रेलिवेंट बुक एंड पेपर मेंटेन करना चाहती है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो किसको कंप्लाई करना पड़ेगा? रूल 3। तो रूल 3 को मैं थोड़ा बाद में लूंगा बेटा, लास्ट में। पहले उससे पहले सेक्शन देखते हैं। यहां तक बताओ किसी को डाउट? ये सारी बातें किसकी है बेटा? रूल 3। ये जो ABC जो आपको दिख रही है, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। 128 सबसेक्शन 2 ये किसकी बात करता है? प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिस। अभी मैंने क्या बताया? हाँ बच्चे, क्या किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड। तो कह रहे कि कंपनी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, जो ब्रांच ऑफिस है वो भी अपने क्या करेगी बेटा? अकाउंट मेंटेन करेगी। एक क्वेश्चन है मेरा, मेरी कंपनी की ब्रांच ऑफिस तमिलनाडु में, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा सीए, वो कंपनी का ऑडिटर है, क्या वो ब्रांच के भी ऑडिट कर सकता है? क्या कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर भी हो सकता है? हां, आप चाहो तो कंपनी के ऑडिटर को ही ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो।
लेकिन क्या ये जरूरी है कि कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर हो? भैया मैं दिल्ली में बैठा हुआ है हमारा कंपनी ऑडिटर, वो कहां जाएगा? तमिलनाडु में जाएगा। क्यों ना एक बंदा तमिलनाडु का सीए ही तो चाहिए, उसे अपॉइंट कर लेते हैं एज ए ब्रांच ऑडिटर। तो जब मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा बेटा, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, क्या जो ब्रांच ने मुझे, ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट दी होगी, क्या अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाते समय ब्रांच की रिपोर्ट भी कंसीडर करूंगा? बेटा अगर हमारी कंपनी कई ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच का भी ऑडिट हुआ होगा, तो ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे अपनी रिपोर्ट भेजी होगी। तो जब हमारा कंपनी ऑडिटर अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, क्या ब्रांच ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको भी फाइनल रिपोर्ट में कंसीडर किया जाएगा? हाँ। मैं कह रहा हूं कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर हो भी सकता है, और ये डिसीजन लेना है। ठीक है, सीईओ हमारा कंपनी ऑडिटर, एक ब्रांच ऑफिस हमारी यूके में है, कह रहा है कि सर मैं ही ब्रांच ऑडिटर कर लेता हूं, थोड़ा घूम के भी आ जाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर भी हो सकता है, पर मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो एक सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, क्वालिफाइड सीए। बात समझ में आई या नहीं? तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रांच की बात आ रही है। तो कह रहे कि वेयर ए कंपनी एज ए ब्रांच ऑफिस विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेयर ए कंपनी एज ए ब्रांच ऑफिस विद इन इंडिया और आउटसाइड। तो अगर बेटा कंपनी का ब्रांच ऑफिस है विद इन इंडिया और आउटसाइड, इट शैल बी डीम टू हैव बीन कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। इसका मतलब, हाँ बेटा सबसेक्शन 1 में क्या बताया था मैंने, कि हर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, कैसे बनाएगी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगी। कह रहे कि अगर किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस है विद इन इंडिया और आउटसाइड, तो हम मान लेंगे उसने सबसेक्शन 1 कंप्लाई कर दिया। कब बेटा, कब? ये ध्यान से देखो। पहली बात, ब्रांच के अंदर, ब्रांच ऑफिस पे वो अपने अकाउंट मेंटेन करेगी। ब्रांच ऑफिस पे क्या करेगी, अपने जो ब्रांच के अकाउंट है बेटा उसको मेंटेन कर ले। जो भी ब्रांच के अकाउंट है वहां पे मेंटेन होंगे बेटा। और एक काम क्या करे बेटा, इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस। एक तो बेटा आपको कहा अपने ब्रांच ऑफिस पे भी जो ब्रांच की ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं ब्रांच पे। एक काम क्या करना है बेटा, एक प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियोडिकली ब्रांच ऑफिस किसको भेज दे बेटा, कंपनी को, या तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस। अदर प्लेस का मतलब अभी नहीं बताया मैंने कि कंपनी जनरली तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकती है बेटा, अदर ऑफिस पे भी मेंटेन कर सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आराम से सुनो। अगर किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस या ऑफिस है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, तो हम मान लेंगे ब्रांच ऑफिस ने सबसेक्शन 1 कंप्लाई कर दिया। कब मान लेंगे? ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे। एक तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ब्रांच ऑफिस की वो अपने ब्रांच पे मेंटेन करे, बना के रखे। और दूसरा काम क्या करे बेटा, एक प्रॉपर समराइज रिटर्न, सारी इंफॉर्मेशन नहीं, समराइज रिटर्न पीरियोडिकली बेटा सेंड कर दे। किसको? ब्रांच ऑफिस। किसको बेटा? कंपनी को। कंपनी को कहां पे? या अदर प्लेस। बात समझ में आई है नहीं? अब बेटा इसका ना एक रूल 4 आया, देखना क्या लिखा हुआ है। द समराइज रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया shall be sent to the registered office at which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to director for। सुनना मेरी बात, बच्चों को, मोस्टली बच्चों को यहां पे ना एक वर्ड का कंफ्यूजन है। मेरी ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी हो सकती है और मेरी ब्रांच ऑफिस कहां पे भी हो सकती है, आउटसाइड। ध्यान से सुनना, अगर मेरी ब्रांच ऑफिस इंडिया में है तो कब मान लिया जाएगा ना मेरी ब्रांच ने 128(1) कंप्लाई कर दिया। पहली बात, वो जो ब्रांच की ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच पे मेंटेन कर ले, और दूसरा क्या भेज दे, ध्यान से सुनो, प्रॉपर समराइज रिटर्न। और क्या लिखा बेटा, पीरियोडिकली। अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं रूल के साथ, मुझे ये समझ में आ रहा है लॉ मेकर ये कहना चाहता है अगर इंडिया में तुम्हारी ब्रांच ऑफिस है तो हम तुम्हें ये नहीं बता रहे क्वार्टरली, पीरियोडिकली, जो आपका मन करे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते। लेकिन जब उसने क्या का बोला बेटा, समराइज रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी केप्ट एंड मेंटेन, कहां पे मेंटेन कर रखी थी आपने, तो कहां पे भेजनी है, क्वार्टरली इंटरवल। है या नहीं काम की बात? अगर मेरी ब्रांच आउटसाइड इंडिया में है
तो वहां की जो ट्रांजैक्शन है वो तो अपनी ब्रांच पे मेंटेन करेगी, कंपनी को क्या भेज देगी, क्वार्टरली इंटरवल पे समराइज रिटर्न। जबकि ये ऊपर वाली बात किसके लिए, अगर कोई कंपनी कहां पे है बेटा, इंडिया में है, तो उसके लिए क्या है बेटा, पीरियोडिकली समराइज रिटर्न। समझ आया है नहीं? ये हमें कब पता चला कनेक्टिविटी करके, जब मैंने रूल 4 पढ़ा। तो रूल हमेशा क्लैरिटी देने के लिए आए थे। अगर सेक्शन में कोई और क्लैरिटी नहीं है तो क्या बनाई जाती है, और इसने हमें एकदम क्लियर कर दिया। क्वार्टरली इंटरवल पे कौन समराइज रिटर्न भेजेगी, अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में, तो इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है, पीरियोडिकली भी लिखा था। अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया में है तो वो कैसे भेजेगी, पीरियोडिकली समराइज रिटर्न। समराइज रिटर्न का मतलब समझ रहे, सारी इंफॉर्मेशन ना देके हम समरी में, जैसे एवरेज नहीं बोला था मैंने, ऐसे एक समरी बेटा, पूरे हर ट्रांजैक्शन नहीं, एक समराइज रिटर्न किसको भेज दे बेटा, ब्रांच अपने हेड ऑफिस को। हाँ भाई, बात समझ में आई या नहीं, पक्का? नेक्स्ट क्या है बेटा, हु कैन इंस्पेक्ट। हाँ बेटा, हु कैन, कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर मेंटेन बाय कंपनी विद इन। अगर बेटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर बुक्स एंड पेपर कहां पे मेंटेन है, विद इन इंडिया, shall be open for inspection at the registered office of company or at such other place in India by any director during business hour। मतलब अगर आपकी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट विद इन इंडिया मेंटेन है, कहां पे मेंटेन है बेटा, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, किसी अदर प्लेस विद इन इंडिया, तो कोई भी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाके उनको क्या कर सकता है बेटा, और तो और बेटा उसका एजेंट भी कर सकता है। ये भी याद रखना, डायरेक्टर भी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है और उसका एजेंट भी। लेकिन ये देखना बेटा, अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ई पेनी, जो कहां पे मेंटेन कर रखी है कंपनी ने, हाँ बेटा, इन केस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन, अब हमारे डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक्स एंड पेपर कहां पे मेंटेन है बेटा, विद इन इंडिया मेंटेन है, तो बेटा कोई भी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर में उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी है हमारी अकाउंट से रिलेटेड जो कहां मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, तो डायरेक्टर को पहले क्या करनी पड़ेगी बेटा, रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कंपनी को। डायरेक्टर क्या लगाएगा कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, मैं उसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। तो पहला प्रोसीजर क्या होगा बेटा, डायरेक्टर को पहले कंपनी को रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी और कंपनी प्रोड्यूस करेगी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को, कितने टाइम के अंदर, किस दिन से बेटा, जिस दिन उसने रिटर्न रिक्वेस्ट। और इंपॉर्टेंट बात देखो, कितना इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने मंगाई है बेटा फॉर बाय डायरेक्टर हिमसेल्फ, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ किसके लिए, नोट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटर्नी होल्डर और एजेंट। और क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट आपके इंडिया में मेंटेन है तो डायरेक्टर भी देख सकता है और डायरेक्टर के ब्याह पे एजेंट भी। लेकिन अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कहां पे मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, तो वो एकदम आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पहले डायरेक्टर को रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। पहले डायरेक्टर को क्या लगानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट से कितने दिन के अंदर कंपनी प्रोवाइड, 15 दिन। ठीक है बेटा, और वो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कहां पे मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ किसके लिए होगी, डायरेक्टर हिमसेल्फ। तो कुल मिला के देखना मैंने क्या बना दिया, या तो बुक्स कहां मेंटेन है, या बुक्स कहां मेंटेन है। तो अगर बुक्स मेंटेन है बेटा इन इंडिया या बुक्स मेंटेन है आउटसाइड इंडिया, हाँ बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे जनरली क्या कह रहा है बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे किसकी बात हो रही है, एजेंट कैन इंस्पेक्ट। लेकिन ध्यान से सुना, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा जो कहां पे मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, उसको सिर्फ कौन बेटा, ओनली, केस स्टडी बनाई गए नहीं, ओनली डायरेक्टर हिमसेल्फ कैन इंस्पेक्ट। और वहां मैंने बताया था अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो यहां पे कौन सी रिटर्न भेजनी पड़ेगी आपको, क्वार्टरली रिटर्न। हो जाएगी नहीं। ये देखो बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा, शिव या जय, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? हाँ
क्या बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी कंपनी के मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। बेटा एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या पढ़ के आई है तू? सेल परचेज, रिसीप्ट एक्सपेंडिचर, और क्या पढ़ के आई है? एसेट लायबिलिटी। अगर ऐसे तो बेटा कोई भी राइवल कंपनी का हमारे एक शेयर लेगा, वो मेंबर बन जाएगा और वो हमारी सारे इंफॉर्मेशन देख लेगा। इन जनरली बेटा कंपनी अपने मेंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं करने, लेकिन अगर फिर भी करना चाहती है तो उसके लिए आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेके और शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके ही आप अलाउड कर सकते हो। इन जनरली मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट। रीजन सोच के देखो बेटा, ऐसे तो मेंबर तो एक शेयर से भी बन जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? इन जनरली मेंबर्स क्या नहीं कर पाएगा बेटा? बुक्स ऑफ, हाँ अब मेंबर को इतनी मस्ती है कि सर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखने दे रहे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नालायक हो, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, क्या पढ़ते हो? मैंने तुम्हें बताया था नोटिस जाता है शेयर होल्डर को। नोटिस जब भी जनरल मीटिंग होती है किसकी? मेंबर की, शेयर होल्डर की, नोटिस जाता है। और नोटिस के साथ क्या एनुअल रिपोर्ट नहीं जाती? क्या नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जाते? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट P&L नहीं होते? और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ही बनते हैं। हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं करने देंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करा देंगे? वो तो पब्लिक डोमेन में होते ही है, देख लो भैया। समझ आया नहीं? बात क्लियर है या नहीं? तो इन जनरली बेटा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग लगाया करो, सिर्फ पास होने से अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ठीक है बेटा? लोगों को ये लगता है सब्जेक्ट है, ये हर सब्जेक्ट को कवर करता है। ये सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ी चीज है बेटा। ठीक है बेटा? इसके बिना अकाउंट की 2 रुपए की वैल्यू नहीं है। ये तो बेटा समझ नहीं आता, लोग कंपनी एक्ट के बिना कोई भी अच्छा प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो? सेबी के बिना शेयर मार्केट एक्सपर्ट बनना है आपको, ये रेगुलेशन तो बहुत अच्छी पता होनी चाहिए। चलो बेटा, हाँ बच्चे ये बताना क्या लिखा हुआ है? Inspection in respect of any subsidiary company shall be done only by any person authorized by a resolution of board of director of holding company। बेटा एक सुनना, आपको पता है कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी कौन सी होती है? कैसे बनती है सब्सिडरी कंपनी? 51 मोर देन 50। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है तो एक कंपनी क्या बन जाती है? होल्डिंग। दूसरी एक और रिलेशनशिप है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। तो कंट्रोल की वजह से भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आता है और वोटिंग पावर की वजह से भी। अब मान लेते हैं एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी के 5 डायरेक्टर है, मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 डायरेक्टर है होल्डिंग कंपनी। क्या मिस्टर ए जो एक डायरेक्टर है वो सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है? पढ़ के बताऊं मुझे इसमें से, ग्रीन कलर, कर सकता है नहीं? हाँ भाई, ऐसी तो केस स्टडी आती है। क्या मिस्टर ए सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर तो सकता है पर आधी बात थी, पहले होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बुलानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग। और उस बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजुलेशन। और उसमें अगर मिस्टर ए को ऑथराइज करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कर सकते हैं। खुद से जाके कोई डायरेक्टर, इतनी सी केस स्टडी आएगी, इतना सा पैरा लिखना है, नंबर मिल जाएंगे 4 या 5 पूरे। वे दिन गए बेटा, अब बड़े लेवल पे, अब बेटा वो डायरेक्ट लिखने वाले क्वेश्चन गए, अब बड़े लेवल पे हो। अब आपको सीधा 4 नंबर की, 3 नंबर की केस स्टडी है, उसे फर्क नहीं पड़ता बेटा आपका कितना, वो तो कंसेप्ट देखना चाहता। तो कहानी बदल गई ना बेटा।
मैं कह रहा हूं डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर होल्डिंग कंपनी का कोई डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाहता है सब्सिडरी के, पहले होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक बोर्ड मीटिंग होगी, उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन पास होगा, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी पर्सन को, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे किसके लिए बेटा, कि आप हमारे बिहाफ पे सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर होल्डिंग कंपनी होती है, आगे चल के बताऊंगा, किसी की सब्सिडरी होती है तो उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है तो उस कंपनी को क्या भी बनाने होते हैं बेटा, अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही होते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं। बताओ ये केस स्टडी समझ में आई या नहीं? मुझे तो केस स्टडी 3 दिख गई, तुम्हें नहीं दिखी। कौन सी 3? पहला आएगा अदर प्लेस पे मेंटेन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, हां कर सकते विद इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा ब्रांच को लेके, कि ब्रांच ऑफिस अगर आपके है तो ब्रांच में अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो, और समराइज रिटर्न क्वार्टरली या पीरियोडिकली फाइल करने हैं। अगर ब्रांच ऑफिस विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया पीरियोडिकली, आउटसाइड इंडिया क्वार्टरली, यहां केस स्टडी बना सकता है। इंस्पेक्ट कौन कर पाएगा? मैं कह रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट अगर इंडिया में मेंटेन है बेटा तो डायरेक्टर भी कर सकता है और डायरेक्टर का एजेंट भी कर सकता है। लेकिन अगर बुक्स कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो कहां मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया, तो कंपनी को प्रोवाइड करानी है। पहले डायरेक्टर रिक्वेस्ट लगाएगा और कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और उसे सिर्फ कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर हिमसेल्फ, ना कि उसका कोई पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, ना उसका एजेंट, ना उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। केस और ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं, एक ही क्वेश्चन है बेटा, एक ही सेक्शन में बहुत सारी केस स्टडी बनती। और जब आपको ना ये भी समझ में आने लग जाए कि केस स्टडी क्या बन सकती है, तो आपको पेपर मुश्किल कभी भी नहीं लगेगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना केस स्टडी के बेस पे ही पढ़ाना चाहिए कि यहां ऐसा पूछ सकता है, आज नहीं पूछा आगे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो एमसी की क्लैरिफिकेशन है बेटा, देखना क्या है। इफ ए डायरेक्टर इज अनेबल टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट हिमसेल्फ, देन ही मे अपॉइंट एजेंट। लेकिन एक और बात है, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट बट सच एजेंट शेल गिव रिटन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब कहीं पढ़ाया था मैंने बचपन में तुम्हें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, प्रोमिसरी नोट में। अंडरटेकिंग का मतलब प्रोमिस। तो एजेंट को एक रिटर्न प्रोमिस देनी पड़ेगी कंपनी को कि वो ये इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर, अरे भैया मेरा एजेंट है, ये थोड़ा राइवल को दे देगा, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं कोई मान लेते हैं बेटा मैं डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर तो अनपढ़ भी हो सकते हैं भाई, डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा चाहिए। डायरेक्टर का मेरे समझ नहीं आता बेटा, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं तो किससे चेक कराऊंगा बेटा? अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से। तो एजेंट पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन वो भी क्या देगा? एक रिटर्न अंडरटेकिंग। एमसी की क्लैरिफिकेशन थी। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं? आया नहीं? अभी इसी की बात करते हैं बेटा। एक बार पहले ये देखो बेटा। हाँ बच्चे देखना बेटा, सबसेक्शन 456, सबसेक्शन 456 क्या लिखा हुआ है बेटा? वेयर एन इंस्पेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 3। इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? अरे अगर कोई डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट या उसका एजेंट इंस्पेक्शन करने आया है सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, तो जो कंपनी के ऑफिसर है और कंपनी के अदर एम्प्लॉई है वो क्या करेंगे बेटा? shall give to the person making such inspection all assistance in connection with the inspection। क्या मतलब है भैया? डायरेक्टर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है विद इन इंडिया में, उसका एजेंट भी कर सकता है। तो जब भी डायरेक्टर या उसका एजेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने आए कंपनी में रजिस्टर्ड ऑफिस पे, तो जो कंपनी के ऑफिसर है बेटा, कंपनी के एम्प्लॉई है, वो क्या करेंगे बेटा? ऑल असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड करेंगे इन कनेक्शन विद इंस्पेक्शन।
तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे उनको वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर एम्प्लॉय प्रोवाइड कराएंगे। उसको बोलते हैं ऑल असिस्टेंस, यानी उनकी हेल्प की जाएगी जो भी उनको चाहिए। क्लियर बेटा? सबसेक्शन 5, द बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी कंपनी रिलेटिंग टू पीरियड नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ए फाइनेंशियल ईयर। कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने? मान लेते हैं 2010-11 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। हाँ भाई, कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने? मैं कह रहा हूं बेटा इस फाइनेंशियल ईयर के तो है, इससे अलग 8 साल। यहां पे भी एक केस स्टडी बना देगा जानबूझ के, इसे मिला के नहीं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो उससे अगले 8 साल के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने हैं? मेंटेन करने। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू ए पीरियड नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर। कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ए फाइनेंशियल ईयर। और अगर कंपनी को अभी 8 साल हुए ही नहीं, हमें कंपनी 4 साल बने हुई है, तो फिर 8 साल के कैसे बना लेगी वो? तो कह रहे कि अगर किसी कंपनी ने अभी एग्जिस्टेंस में 8 साल से कम है तो बेटा उसे ऑल प्रीसीडिंग ईयर टुगेदर विद वाउचर जिसके तहत आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, वाउचर रेलिवेंट टू एनी एंट्री इन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी क्या मेंटेन करनी है? गुड ऑर्डर में मेंटेन करने। कितने साल तक प्रिजर्व करने हैं? 8 साल। 8 साल कब? करंट प्लस 8 टोटल 9 साल के बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आग लगा देना। केस स्टडी क्या बना देगा? एक कंपनी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत इकट्ठे हो गए, वो परेशान हो गए, बेटा स्पेस की कमी हो रही है। डायरेक्टर ने डिसीजन लिया 6 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट थे बेटा, उनमें आग लगा दी। क्या ये डायरेक्टर ने सही किया? नहीं 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 बेटा, जैसे इस साल के हैं 8 साल, अगले साल वो फिर ऐसे 8 साल मेंटेन होने हैं, कंटिन्यूअस 8 साल मेंटेन करने हैं। मान लिया इस साल है तो अगले साल जो बन रहे होंगे वो भी तो वहां से 8 साल। हाँ, फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रद्दी में देख सकते हो। हाँ बेटा, ये देखना क्या है, अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करा रखी, आपकी कंपनी चोर कंपनी है, चोर कंपनी बेटा, आपकी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कौन बेटा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी कंपनी में क्या कर रहा है बेटा? इन्वेस्टिगेशन। तो फिर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर भी दे सकती है उस कंपनी को कि आपको लॉन्गर पीरियड के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने। सबके लिए तो 8 साल, तुम चोर कंपनी हो, तुम 12 साल के मेंटेन करो, तो फिर 12 साल या 8 साल? 12 साल। क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? सर मैंने आपको ना इतनी सारी बातें बताई, ये बच्चा कह रहा है बेटा, क्या बोल रहा है ये रोशन, कि हम नहीं मानते सर आपकी बातें इतनी। सबसेक्शन 1 से लेके 5 तक जो पढ़ा है ना, हम नहीं मानते। सबसेक्शन 6 कह रहा है कि मोर बना दिया जाएगा बेटा। अगर आपने सेक्शन 128 के सेक्शन कंप्लाई नहीं किए तो बेटा किस किस को पकड़ेंगे, किसका मोर बनेगा? एमडी। होल टाइम, यहीं पे केस स्टडी है। होल टाइम डायरेक्टर नहीं बोला, अगर वो होल टाइम डायरेक्टर भी, उस पर कौन सा चार्ज है? फाइनेंस का। सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी, जिसको चार्ज किसने दिया है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कि आपको ये कंप्लाइंस देखने, विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। और इन्होंने कॉन्ट्रावीन कर दिया इन प्रोविजन का। तो ये जो एमडी है, डब्ल्यूटीडी है बेटा डायरेक्टर, ये सीएफओ और सच अदर पर्सन ऑफ कंपनी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन बट विच में एक्सटेंड मिनिमम 50,000, मैक्सिमम, यहां पे इंप्रिजमेंट थी वो खत्म कर दी गई। किसको? कहां बोला है सीएस? ये आ गया ऑफिसर में। बिल्कुल बिल्कुल, एनी अदर पर्सन, सीएस को ही बोला होगा बेटा सीधा सीधा, कंप्लाइंस के लिए ही रखते हैं किसको है, तो ये एनी अदर पर्सन ऑफ चार्ज बाय बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर होता ही कौन है? सीएस। सीएस को क्या बोलते हैं? कंप्लाइंस ऑफ। तो आपको ही तो कंप्लाई कराना था सेक्शन 128। समझ आया नहीं? पक्का? ये देखो बेटा, एक पेज पे पूरा सेक्शन। अभी बेटा थोड़ा सा एक हमारा टॉपिक बस बचा हुआ है, कौन सा बेटा? एक बार उसको भी देख लेते हैं।
हाँ बेटा, शिव बताएगा मुझे, क्या कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर सकती है? तो अगर कोई कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करती है तो कुछ रूल 3 की क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। पहला कि वो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, यानी आप मेंटेन करो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, पर क्या होने चाहिए, जब भी आप उसे इंडिया में एक्सेस करना चाहो सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए, आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, सेल बी रिटेन कंप्लीटली इन फॉर्मेट विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव। ब्रांच ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी वो वैसे ही। अब एक बात बताओ, फिजिकली बैलेंस शीट बनाते हो, एक तरफ लाइबिलिटी एसिड, नहीं नहीं मस्ती है बेटा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में उल्टा कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वही मेंटेन रखना है। अरे जैसे तुम बैलेंस शीट बनाते हो ना पेपर में, नहीं नहीं इधर एक काम करते हैं फिजिकल थोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मोड, एक काम कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करना है। जो फॉर्मेट है बेटा वो ओरिजिनली जो जनरेट हुआ था, भेजा गया था, उसी जो भी आपको जनरेट सेंड रिसीव हुआ है उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो किस मोड में बन रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक। आप ब्रांच ऑफिस से भी बेटा जो भी ब्रांच से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। जो ब्रांच से हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिली वही हमें अपने यहां पे शो करना है। भले हम बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना रहे हैं बेटा, तो जो इंफॉर्मेशन किससे रिसीव हुई है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सेल नॉट ऑल्टर्ड एंड सेल बी केप्ट वर ओरिजिनली रिसीव फ्रॉम। ऐसे नहीं कि ब्रांच ने तो 10 लाख बताया था, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में से 7 लाख दिखाया। ओरिजिनल फॉर्मेट भी वही मेंटेन रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। हाँ बेटा, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, रीडेबल, हाँ पढ़ सके। इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्ले इन, देयर शैल बी ए प्रॉपर सिस्टम फॉर, भैया प्रिंट लेना है, उसकी कॉपी करनी है, स्टोरेज करने का, प्रिंट आउट लेना है, डिस्प्ले, रिट्रेवल, स्टोरेज, ये सब क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम। बैकअप भी होना, भाई बैकअप होना चाहिए नहीं, तो कह रहे कि बेटा ये सब कंपनी बेटा किसको भी इंटीमेशन देगी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्लाउड वगैरह पे कहीं पे भी बेटा किसी सर्वर पे आप अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो कंपनी किसको भी बताएगी, कब, रोज या एनुअल बेसिस पे। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करती है, एनुअल बेसिस पे कंपनी किस चीज की भी इंटीमेशन देगी, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर बुक्स एंड पेपर कहां मेंटेन कर रखे हैं, तो सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय सर्विस। और तो और बेटा अगर कोई कंपनी आज के टाइम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है 2023 के बाद बेटा, तो याद रखना बेटा कंपनी तो अब क्या करती है, ये टैली वैली ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ही तो सैप, ये सब क्या है बेटा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कह रहे कि एवरी कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी वो सिर्फ ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसके अंदर कौन सी फीचर्स हो बेटा, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल इन ईच एंड एवरी। दो फैसिलिटी होनी चाहिए। जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हैं बेटा, तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे 2023 के बाद, वो ऐसा होना चाहिए, उसमें दो फीचर्स होनी चाहिए। एक तो ऑडिट ट्रेल, हर ट्रांजैक्शन को वो लेके रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा क्रिएटिंग एन एडिट लॉग। पता चला ये सुमित बेटा कुछ दिन के बाद उसमें चेंज कर रहा है, तो जिस दिन कुछ चेंज भी हुआ होगा ना बेटा, डेट के साथ पता चल जाएगा। और वो ऑडिट ट्रेल क्या नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी, वो ऑप्शन बंद नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें दो फीचर्स हो, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑन ईच एवरी ट्रांजैक्शन, और दूसरा बेटा क्रिएटिंग एन ई चेंज। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्यूचर में कोई चेंज भी किया होगा वो पता चल जाएगा। और ये ऑडिट ट्रेल वाला जो बेटा, ये क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी डिसेबल। तो जल्दी से बताओ मुझे, बिना देखे, आपकी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करना चाहती है, कर सकती है या नहीं? रूल 3 को वो करना पड़ेगा। रूल 3 में मैंने क्या क्या बताए? सबसे पहला बेटा, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, सब्सिक्वेंट रेफरेंस रिटेन करना है कंप्लीटली ओरिजिनली फॉर्मेट में। दूसरा बेटा, इंफॉर्मेशन जो ब्रांच से रिसीव हुई है वो ऑल्टर नहीं करेंगे, जो एक्चुअल रिसीव हुई है वही बताना है। उसके अलावा बेटा, इंफॉर्मेशन जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मेंटेन होगी वो लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए,
प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, स्टोर कर सकते हो, रिट्रेवल, प्रिंट ले सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, फैसिलिटी होनी चाहिए, बैकअप का भी होना चाहिए बेटा, कि कल को कोई कुछ हो जाए बेटा तो बैकअप के लिए ये क्या होना चाहिए बेटा। तो ये, और उसके बाद मैंने क्या बताया, कंपनी को एनुअल बेसिस पे आरओसी को भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, अपना सर्विस प्रोवाइडर बताना है, आईपी एड्रेस बताना है, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट आपके कहां मेंटेन है, क्लाउड पे, तो एड्रेस भी प्रोवाइड करना है भाई, सर्विस प्रोवाइड। और 2023 के बाद तो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है कंपनी, उसमें 2 फीचर्स होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, और क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद व्हेन सच चेंज वर मेड, एंड एंश्योरिंग दैट, क्या इंश्योर भी करना है, मतलब उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी उससे कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, वो सब आनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड हो जाएगा नहीं बेटा।